Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. I am Upasna Luthra and I'll be taking verbal ability section and GDPI process at MBA Pathshala. So today's video is mostly about how to approach VARC. What is the strategy to approach this section? Okay, so that's what we'll be talking about. Okay. But before that, let me briefly tell you about the online batch we have. It's called Arjuna Batch, and it's for those preparing for CAT and OMETs in the next session, 2024. And talking about the specialities of this course, we have faculty members with vast experience, and of course the syllabus is covered with all the topics, all the types of questions. Plus, you're provided with all the material that you would require for this journey. You'll be given live classes for concepts and also doubt solving sessions. Plus, you can also revisit your classes through recordings. Okay. Plus, we will be offering you one on one mentorship about, first of all, how to crack the exam, and then later on how to proceed to GDBI process and how to approach interviews and all that, right? So that is about the batch. Now let's move to VARC. So when I talk about CAT, right, I want to tell you briefly about what this examination entails. So if we talk about CAT, there are total 66 questions, okay, and 120 minutes, right? That is 2 hours. Okay. Now, the exam is divided in 3 sections: verbal ability, DILR, and quant. Okay. These occur in this order. So, सबसे पहले आपको verbal ability का section आएगा exam में. Then you will be given DILR section and then quant section. तो जब आपका एक सेक्शन का टाइम, हर सेक्शन का टाइम लिमिट इज 40 मिनट्स. ओके, एवरी सेक्शन विल बी डिस्प्लेड फॉर 40 मिनट्स. जैसे ही आपके 40 मिनट्स अप हो जाएंगे, वर्बल एबिलिटी सेक्शन हट जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू वर्बल एबिलिटी. सिमिलरली DILR एंड क्वांट. ओके, सो इसमें अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं. वर्बल एबिलिटी में आपके 24 क्वेश्चंस आएंगे, DILR में 20 एंड क्वांट में 22. ठीक है, टाइम सबका सेम है 40 मिनट्स. सो अगर हम ध्यान से देखें कि वर्बल में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 24 और टाइम इज 40 मिनट्स, राइट? सो some of the colleges also give more weightage to verbal ability score. ये आप अगर verbal ability को मास्टर कर लें तो you will get overall आपकी परसेंटाइल बढ़ सकती है by scoring more on this section. ठीक है, सो आई विल टेल यू कि कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं, राइट? इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सो वर्बल एबिलिटी में ये 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू गेट टोटल 16 क्वेश्चंस, और वो कैसे होते हैं? यू गेट 4 पैसेजेस एंड 4 क्वेश्चंस ईच. ठीक है, अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो जो ट्रेंड देखे गए हैं वो हैं कि एक पैसेज ईज़ी होता है, ठीक है? और एक पैसेज थोड़ा हाई डिफ़िकल्टी लेवल होता है, राइट? एंड 2 पैसेजेस आर मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल. ओके, सो आरसी की स्ट्रैटेजी आपको ऐसे बनानी है, हाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दी आरसी. ठीक है, जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाएंगे आपको आरसी सिलेक्शन आता जाएगा. दिस इज एन आर्ट विच यू विल लर्न वाइल यू आर प्रिपेयरिंग. ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू गेज कि कौन सा आरसी आपको पहले टैकल करना है. प्लस नॉट जस्ट कि कौन सा आरसी, बट विद इन दैट आरसी कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, सो एज टू मैक्सिमाइज योर आउटपुट. ठीक है, वो हम बात करेंगे.
देन देर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज मिसिंग सेंटेंस. तो मिसिंग सेंटेंस की अगर हम बात करें, if we talk about missing sentence, so how missing sentence looks like is you are given a sentence, okay, और आपको एक paragraph दे देते हैं, ठीक है, और उसमें there is some line here, फिर एक blank दे दिया, again there is text here, blank, text, blank, text and another blank, okay. So आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये जो ऊपर गिवन सेंटेंस है, विच ऑफ दीज ब्लैंक्स विल दैट सेंटेंस फिट इन, ठीक है. सो इट्स लाइक पैरा कंप्लीशन, ठीक है, इसको पैरा कंप्लीशन भी बोल सकते हैं हम, राइट. सो ये उसी का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ओके. सो ये आपको करना है, इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, सो यू कैन सिलेक्ट ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है. नेक्स्ट टाइप इज ऑड सेंटेंस आउट. अब ये जो दोनों टाइप्स हैं, ऑड सेंटेंस एंड पैराजम्बल, ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम है. कैसे? ऑड सेंटेंस में आपको 5 सेंटेंसेस गिवन होते हैं, ओके, और उसमें से यू आर आस्क्ड कि इनमें से 4 सेंटेंसेस तो एक पैराग्राफ बना रहे हैं, कोहेरेंट पैराग्राफ, बट वन ऑफ द सेंटेंसेस डज नॉट फिट इनटू दैट पैराग्राफ. तो आपको बेसिकली वो ऑड वन आउट सेंटेंस निकालना है जो उस पैराग्राफ में फिट नहीं होगा. सो टू बी ऑनेस्ट, ये क्या हो गया, पैराजम्बल ही हो गया ना, कि पहले आप उसको पैराग्राफ को एज अ पैराजम्बल सॉल्व करो और देखो कि कौन सा सेंटेंस फिट नहीं हो रहा है, राइट. सो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ पैराजम्बल. इसमें आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेंटेंस. Next is parajumble. You're given 4 sentences and you have to rearrange those sentences in a manner that they form a coherent paragraph. Okay. Now, इस question में आपको options given नहीं होते. ये वाला question comes under TITA, that is type in the answer. Okay, type in the answer में आपको खुद input करना पड़ेगा, like for example 1 2 3 4. Okay, you're not given any options. Next is para summary. Para summary में क्या होगा, you are given a paragraph and you are given 4 options with a summary. Okay, तो आपको select करना है which option best summarize the given paragraph. Okay, again ये भी options वाला है. Now coming to marking, so total 24 questions हैं, 16 questions RC के हैं, ठीक है, बाकी टाइप्स के 2-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राइट. कमिंग टू मार्किंग, आपको +3 मार्क्स मिलते हैं फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर. पर इसका एक्सेप्शन कौन सा होता है? टाइप इन द आंसर टाइप. टीटा क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. दैट मीन्स कि ये पैराजम्बल जो है, यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, दैट इज वाई जब आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इवन इफ यू हैवंट रियली सॉल्व्ड इट, डोंट लीव इट ब्लैंक. आप वहाँ पे उसको खाली मत छोड़ के आइए, कुछ भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वहाँ पे इनपुट करके आ जाइए. ओके, मे बी लक वाइज आपका ठीक ही हो जाए, है ना. सो जस्ट डोंट लीव इट अनअटेम्प्टेड. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब हम चलते हैं गोल सेटिंग पे. सो बेसिकली देखिए फ़र्क क्या होता है उन स्टूडेंट्स में और जो बच्चे अच्छे से क्रैक करते हैं एग्जाम प्लस जो नहीं कर पाते. व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ अबाउट स्ट्रैटेजी, कि वो लोग एक प्लान बना के चलते हैं. ओके, सो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि वो प्लान किस तरह से बनेगा. उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या होना चाहिए. अब 40 मिनट्स तो हो गए, टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, नेगेटिव मार्किंग पता चल गई, नंबर ऑफ मार्क्स पता चल गए, पर अब इसको हम कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी में कैसे लेके आए. तो उसके लिए आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस अमेजिंग डेटा. ये डेटा हमारा 2023 के जो बच्चों ने रिजल्ट्स आए हैं उसका डेटा है, ठीक है. सो अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करें टेबल को, यू विल रियलाइज कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आता है. पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट्स और समझाना चाहूँगी, परसेंटेज का एंड परसेंटाइल का, और दूसरा है स्केल्ड स्कोर, ठीक है.
सो पहले बात करते हैं परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल। तो परसेंटेज और परसेंटाइल में फ़र्क क्या होता है कि अगर जैसे छोटी क्लासेस में हमें एग्ज़ाम आता था ना, 100 मार्क्स का पेपर होता था, उसमें से हमारे लेट्स से 95 मार्क्स आए, तो नॉर्मल कैलकुलेशन हमारी 95% बन गए, ठीक है। वेयर एज परसेंटाइल का मतलब होता है एक तरह से कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपके कितने अच्छे मार्क्स आए। सो सपोज 100 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया कैट, ठीक है, 100 बच्चों ने कैट दिया, और उसमें से आपके जो मार्क्स हैं वो 90 बच्चों से ज़्यादा है, ठीक है। आउट ऑफ 100 90 बच्चों से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, तो आपकी 90 परसेंटाइल आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपके नंबर ऑफ मार्क्स नहीं पता कि कितने हैं, पर ये पता है कि आपने 90 बच्चों से ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। सो यू विल गेट 90 परसेंटाइल। अब देखते हैं कि एक्चुअल ये जो स्कोर है ये मार्क्स हैं कि मार्क्स कितने चाहिए वर्बल एबिलिटी में 90 99 परसेंटाइल लाने के लिए, ठीक है। अब स्केल्ड स्कोर क्या होता है, 3 स्लॉट्स होते हैं कैट में, 3 अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, सबका डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। तो ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए और एक ऑथेंटिसिटी हो कि कोई बच्चा आके ये ना कंप्लेन करे कि हमारा तो स्लॉट टफ था पर तुम्हारा स्लॉट आसान था, ये तो गलत बात है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वालिटी, क्या किया जाता है, स्केलिंग की जाती है स्कोर की, ठीक है। तो लेट्स से अगर एक स्लॉट के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे तो उसका जो स्कोर है वो स्केल अप कर देते हैं कि उन्होंने टफ सेट अटेम्प्ट किया तो उनको थोड़े से ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे यहाँ पे। जिनका थोड़ा इजी स्लॉट आता है तो उनका स्कोर स्केल डाउन कर देते हैं कि इन्होंने इजी क्वेश्चंस करे हैं तो इनका थोड़ा सा कम कर देंगे स्कोर, राइट। सो 1 के जो लास्ट में आपका स्कोर आता है दैट इज स्केल्ड स्कोर, ओके। अब चलते हैं एक्चुअल नंबर्स पे कि क्या नंबर है। तो अगर आप देखें कि 21.53 परसेंटाइल बन गई ओनली 1.38 स्कोर पे। ये आउट ऑफ कितने मार्क्स हैं, मैंने आपको बताया था 24 क्वेश्चंस हैं वर्बल में और 3 मार्क्स ईच, तो कितना बन गया 72 मार्क्स में से। 72 मार्क्स में से अगर सिर्फ 2 नंबर हैं, यानी आप सोचो कि एक क्वेश्चन तकरीबन ठीक है, तो कितनी परसेंटाइल बन रही है, अराउंड 20 to 29 परसेंटाइल में आप फॉल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इंडिया में जितने बच्चे कैट दे रहे हैं उनमें से तकरीबन 30% बच्चे एक क्वेश्चन भी ठीक नहीं करके आ पा रहे हैं, ठीक है। 30% बच्चे 1 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सो इफ यू स्कोर 1 करेक्ट क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन पूरा ठीक होता है तो ऑलमोस्ट आपकी 30 परसेंटाइल बन जाती है। नाउ लेट्स कम टू दिस नंबर, ठीक है, दीज नंबर्स। तो ये ब्रैकेट है आपकी अराउंड 14, 12 to 14 मार्क्स। तो 12 मार्क्स का मतलब है कि आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चंस करेक्ट करके आते हैं बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, सो आपका ऑलमोस्ट 60 to 69 परसेंटाइल में आ जाएगा। मतलब सिर्फ 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 24 क्वेश्चन करने पे यू कैन बीट अराउंड 65% ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। अब 90 पे चलते हैं, 90 मार्क्स के लिए क्या चल रहा है, तो अराउंड 90 परसेंटाइल के लिए क्या है, अराउंड 24 मार्क्स। 24 मार्क्स मतलब 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस इन वर्बल एबिलिटी सेक्शन। सिर्फ 8 क्वेश्चन अगर ठीक कर दोगे बिना नेगेटिव के तो तुम 90 परसेंटाइल पहुंच जाओगे। मतलब 90% बच्चे जो कैट देते हैं वो 8 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस, राइट। अब चलते हैं लास्ट वाले पे कि अल्टीमेटली हमारा जो ये 98 99 ये वाला परसेंटाइल है ये कब आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 39 मार्क्स। 39 मार्क्स ट्रांसलेट्स टू 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24। तो आप इतना ब्रॉडली ये लगा लो कि 24 में से 14 क्वेश्चन करने हैं आपने, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो लेट्स से फॉर एग्जांपल।
तो अगर आपने 24 में से 14 क्वेश्चंस भी पूरी एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर लिए, आप 98-99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, राइट। सो अब जो हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिगिनिंग में 1 और 2 मंथ्स आपका फोकस रहना चाहिए यहाँ पे कि आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस मुझे 8 क्वेश्चंस किसी तरह से करेक्ट करने, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे 4, 5, 6 मंथ, फिर आपका फोकस यहाँ चला जाना चाहिए, टारगेट, ये गोल सेटिंग ये बना के ना कहीं पे पेपर पे लिख के बड़ा बड़ा या डेस्कटॉप पे वॉलपेपर बना के इसको पेस्ट कर लो कि VARC में 8 क्वेश्चंस करके आने, ठीक है। अब आते हैं कि ये 8 क्वेश्चंस निकलेंगे कहाँ से। तो मैंने आपको जो टाइप्स बताए थे, ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन द टाइप्स नाउ। सो लेट्स से हमने जो ये 5 टाइप के क्वेश्चन किए थे, RC, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी और ऑड वन आउट, ठीक है। तो टोटल इनके 24 क्वेश्चंस थे, 16 इसमें और बाकी दो इनमें, ठीक है। अब हर बच्चे की ना अपनी अपनी एक अलग स्ट्रेंथ होती है, यूनिक स्ट्रेंथ होती है। तो आपने एज अ कैंडिडेट यहाँ पे कर देनी है डेटा कलेक्शन, स्टार्ट डेटा कलेक्शन फ्रॉम टुडे। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो कैट के, तो वर्बल एबिलिटी का डेटा आज से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। एक एक्सेल बना लो या हैंड रिटन एक टेबल बना लो जिसमें आप डेट वाइज लिखते जाओ कि आज मैंने आरसी का कॉन्सेप्ट समझा और आरसी का आज मैंने ये वाला आरसी किया और इसमें मुझे इतना टाइम लगा, ठीक है। उसके नंबर ऑफ वर्ड्स देख लो आरसी के, या अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता है कि ये इस डिफ़िकल्टी लेवल का है तो वो लिख लो और देख लो मुझे इस टाइप का आरसी करने में इतना टाइम लग रहा है। टॉपिक वाइज भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो कि मुझे साइंस वाला आरसी करने में इतना टाइम लग रहा है, हिस्ट्री का आरसी करने में इतना। तो ये क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि लेट्स से जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मुझे हो सकता है साइंस वाले आरसी करने में टाइम कम लग रहा है, लेकिन हो सकता है मुझे कोई और टॉपिक जो लेट्स से मेरा फोटे नहीं है उसमें शायद ज़्यादा टाइम लग जाए इंटरप्रेट करने में, ठीक है। तो आपने इस तरह की डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। टाइम देखना है, अपना डिफ़िकल्टी लेवल ट्रैक करना है आरसी का, ठीक है। टॉपिक ट्रैक करना है कि कौन सा टॉपिक था, ठीक है। उसमें आप फिर अगर नंबर ऑफ वर्ड्स, उससे रीडिंग स्पीड पता चल जाएगी, है ना, कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे आरसी में, ओके, इस तरह से। और आपने उसमें एक्यूरेसी देखनी है कि इतने मैंने अटेम्प्ट किए, आउट ऑफ इतने क्वेश्चन और इतने करेक्ट थे, इतने गलत थे, ठीक है। इस टाइप का डेटा जब तुम बनाओगे अपना, तो बाद में देखना आफ्टर 1 और 2 मंथ्स यू विल गेट एन आइडिया कि मेरा ये वाला टॉपिक का आरसी ज़्यादातर ठीक होता है। तो तुम्हारी कैट में क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि अगर उस तरह के किसी टॉपिक पे आरसी आएगा तो तुम्हें उसे ज़रूर देखना है, ठीक है, उसको छोड़ के नहीं आना। सो दिस इज़ व्हाट ऑल स्ट्रैटेजी इज़, ठीक है। तो ये होगी आरसी की डेटा कलेक्शन। ऐसे ही जब तुम पैरा जंबल का कॉन्सेप्ट करोगे तब डेटा कलेक्शन करना है कि पैरा जंबल में मुझे कितना टाइम लग रहा है एक सेट सॉल्व करने में और कितने क्वेश्चन मेरे ठीक हो रहे हैं यूजुअली। मान लो तुमने आज 10 क्वेश्चन किए पैरा जंबल के, ठीक है, उसमें तुम्हें कितना टाइम लगा, ओके, और उसमें एक्यूरेसी क्या रही। इनकी बाकी सारे टॉपिक्स की ना इतनी ही रहेगी डेटा कलेक्शन। जैसे आरसी का तो ये बड़ा सारा टेबल बन गया था ना, बाकी टॉपिक्स का ये छोटा सा ही टेबल बनेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए, उसमें टाइम कितना लगा और उसमें एक्यूरेसी कैसी थी। कि 10 क्वेश्चन किए, 6 ठीक थे, 4 गलत थे, तो और टाइम इतना लग गया, राइट। सो इससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हें अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी कि 2 महीने बाद क्या मेरी पैरा जंबल में कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। सिमिलरली पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ऑड वन आउट, इनमें कोई बेटर हो रही है परफॉर्मेंस या नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही है तो टीचर से टिप्स लो फिर उस टॉपिक की, उस टॉपिक पे और प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन अल्टीमेटली लेट से तुम्हारा अब कैट नज़दीक आ गया है और तुमने डेटा कलेक्शन से ये पाया कि मेरे पैरा समरी वाले क्वेश्चन ज़्यादातर ठीक होते हैं, तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। अब देखो हम छोटी क्लासेस में तो है नहीं कि क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 24 तक हम ऑर्डर में सॉल्व करें,
जब वर्बल का सेक्शन तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम सेक्शन शिफ्ट नहीं कर सकते पर क्वेश्चन तो शिफ्ट कर सकते हो. सो यू कैन ऑलवेज पिक अ डिफरेंट क्वेश्चन. और सबसे बढ़िया बात यह है कि इवन आरसी में, विद इन आरसी में भी तुम्हें ज़रूरी नहीं कि उस आरसी का फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है और थर्ड क्वेश्चन बाद में. नो, गो फॉर द क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है कि तुम पहले इजीली क्रैक कर लोगे. ठीक है, तो देर इज नो कंपल्शन कि आरसी भी शुरू से सारा सॉल्व करना है. जो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं ये मुझे इजीली मिल जाएगा, वो मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगी क्लासेस में कि कैसे आरसी टैकल करते हैं, कौन से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन टाइम लेते हैं. तो मान लो तुम्हारा एंड में सिर्फ 5 मिनट्स बचे हैं 40 मिनट में से वीआरसी में, और फिर भी अभी लग रहा है कि नहीं वो 14 वाला क्रॉस नहीं हुआ, हमारा 14 वाला बना नहीं. तो एक या दो क्वेश्चन कहाँ से निकालने आरसी से, प्लस इवन हाई डिफिकल्टी आरसी में से एक या दो क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, ये सब करेंगे हम क्लास में. ठीक है, सो यू नीड टू डू दैट. ओके, तो ऐसे करके आपने किसी तरह से फिलहाल 2 महीने के लिए 8 का कॉम्बो बना लेना है और बाद में 14 का. ठीक है, सो लेट्स से 4 क्वेश्चन तुमने आरसी से निकाल लिए, 2 क्वेश्चन समरी के निकाल लिए, 2 क्वेश्चन तुमने उसके पैराजंबल के निकाल लिए. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू मेक योर कॉम्बो. ओके, राइट. तो अब चलते हैं हम, जस्ट अ मिनट. सो लेट्स टॉक अबाउट जो वीएआरसी का ब्रेड एंड बटर है, मेन चीज. देखो, अगर आप लोग मुझे कहोगे कि मैम हमें वीएआरसी का कोई एक सीक्रेट बता दो, तो वो सीक्रेट ये है, रीड. इसके अलावा वीएआरसी का देयर इज नो अदर मैजिक जो आप करो और वो आपका वीएआरसी हो जाए. ठीक है, रीडिंग इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू इन इंग्लिश लैंग्वेज. चाहे कोई भी एग्जाम आप अक्रॉस द वर्ल्ड उठा के देख लो जिसमें इंग्लिश पे क्वेश्चंस बनते हैं, इफ़ यू आर अ गुड रीडर यू विल फाइंड कि आपका वर्बल एबिलिटी सेक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग है. तो जो बच्चे ऑलरेडी बिना कोचिंग के स्ट्रांग हैं वर्बल में, वो कौन से हैं जो बचपन से रीडिंग करते आए हैं. दैट डजंट मीन कि उन लोगों को टिप्स की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम अच्छे रीडर हो तो फिर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है उसकी टिप्स की ज़रूरत है. लेकिन अगर तुम अच्छे रीडर नहीं हो तो तुम्हें रीडिंग का भी हैबिट डालना पड़ेगा, प्लस यू हैव टू गेट इन टू हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन. ठीक है, तो ये चीज़ तो आप बना लो, चाहे आप कोई भी बच्चा हो, अच्छा रीडर या नॉन अच्छा रीडर, यू स्टार्ट रीडिंग. ठीक है, अब इसमें आती है बात कि रीड, चलो मैम ठीक है आपने बोल दिया रीड करो, बट क्या करो रीड, व्हाट टू रीड, रीडिंग रिसोर्सेज. ठीक है, सो इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग आपने अपने लेवल के हिसाब से करनी है. बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमने रीडिंग आपके सजेशन पे उठाया बट हमें समझ नहीं आ रहा वो क्या लिखा हुआ है, हमें वो वोकैबुलरी नहीं पता चल रही, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे क्या बोल रहे हैं, पूरी एज अ लाइन मीनिंग नहीं समझ आ रहा, वर्ड्स अलग अलग पता है बट एज अ लाइन क्या मीनिंग है वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो उसके लिए क्या करना है, यू नीड टू पिक अप अ मटीरियल जो तुम्हारे लेवल का है. बाय लेवल आई मीन कि लेट्स से ये एक पूरा पेज है. ठीक है, पूरा पेज है, तो हर लाइन का आप मोटा मोटा ये हिसाब लगा सकते हैं कि हर लाइन में नॉट मोर देन 1 या 2 वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए अनफेमिलियर हैं. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हर लाइन में एक वर्ड या 2 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको मीनिंग नहीं पता, आपके लिए न्यू है, तो वो आपकी जो वो रीडिंग का फ्लो है उसको ब्रेक करेंगे. सो आपको ऐसा उठाना चाहिए कि एटलीस्ट हर लाइन में 1 या 2 वर्ड ऐसे ना हो जो आपके लिए न्यू है या समझ में नहीं आ रहे. ठीक है, तो पिक सम मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग लेवल. अगर आप अभी बिगिनर हैं तो इजी लेवल रीडिंग उठाओ. ठीक है, इजी लेवल रीडिंग में क्या क्या आता है, एक बहुत ही हटके तुम्हें रिसोर्स दूंगी लेकिन वो कर लोगे तो तुम बहुत बढ़िया रहोगे. अपनी छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लो.
ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की, ईवीएस था हमारे पास, हमारा साइंस था, ठीक है, हिस्ट्री, फिर वो आगे जो डिवाइड हो जाते हैं सारी, है ना, तो ईवीएस, साइंस, इंग्लिश, और इंग्लिश तो ऑफ कोर्स है ही है, इंग्लिश की किताबें, उसकी कहानियाँ, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि तुम्हें वो भी समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। सो यू नीड टू स्टार्ट विथ बेसिक्स। इससे दो फायदे होंगे। फर्स्ट फायदा है, एक तो तुम्हारी रीडिंग की हैबिट बनेगी, दूसरा फायदा है दैट यू विल गेट टू रीड अबाउट वेरियस टॉपिक्स। अब कैट या कोई भी एग्जाम में क्या होता है, आपको एक वेराइटी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे मिलेगा, ठीक है। यू मे गेट एनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कहीं से भी आ सकता है। तो अगर आप ये सारा एक ग्राउंड वर्क करके चलोगे तो क्या होगा, चाहे कल को आपको पॉलिटिक्स से आ गया, सोशियोलॉजी से आ गया, फिलॉसफी से आ गया, हिस्ट्री से आ गया, साइंस से आ गया, फिजिक्स का आ गया, टेक्नोलॉजी पे आ गया, यू विल हैव एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गो बैक टू योर बेसिक्स। I would recommend this to even the, so to speak, advanced readers. जो बच्चे बहुत अच्छे हैं रीडिंग में, तो तुम क्या करो, इवन एनसीईआरटी की वो किताबें उठा सकते हो जो तुम्हारे सब्जेक्ट के अलावा थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने साइंस पढ़ा है, ठीक है, तो मैंने +1 +2 में नॉन मेडिकल की बुक्स पढ़ी थी, पर मैंने बाकी तो नहीं पढ़ी, ह्यूमैनिटीज़ की बुक्स नहीं पढ़ी, तो आई कैन टेक अप हिस्ट्री की किताब फॉर +1 +2, या आई कैन टेक अप पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इस तरह की किताबें उठाओ, क्योंकि पढ़ना तो पढ़ना ही है, रीडिंग मटेरियल। एटलीस्ट एनसीईआरटी से तुम्हें ये तो पता है कि हाँ मटेरियल ठीक है, ऑथर्स ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है, इंग्लिश खराब नहीं है। क्योंकि अदरवाइज रीडिंग रिसोर्सेज में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं, अच्छे ऑथर्स का नहीं उठाते हैं, तो फिर वो गलत ही ग्रामर, गलत ही वोकैबुलरी सीख जाते हैं, ठीक है। दिस, देन जो हमारे बाकी नॉर्मल रीडिंग रिसोर्सेज हैं वो तो हैं ही, अखबार द हिंदू है, ठीक है, देन उसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स है, ओके, और अगर उस पे जाएं फॉरेन, उसमें तो द न्यूयॉर्क टाइम्स है, ठीक है, द गार्डियन है, ओके, ठीक है। और ए ऑन एसेज भी बच्चे पढ़ते हैं, बट वो थोड़ा ना एडवांस्ड है, उसमें क्या है, एक तो बहुत लॉन्ग ऐसे हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग है, तो अभी बिगिनर्स को मैं नहीं कहूँगी, हाँ तुम अगर एडवांस रीडर हो तो एक आधा ऐसे उठा सकते हो, ठीक है। सो यूजुअली इस तरह का मटेरियल आप रीड करेंगे, इट विल रियली हेल्प यू। बहुत सी मैगजीन्स आती हैं, मेरी पर्सनल फेवरेट रही है रीडर्स डाइजेस्ट, वी हैड अ सब्सक्रिप्शन फॉर दिस एंड आई रेड इट, ठीक है, एवरी मंथ। तो इस तरह के मैगजीन्स भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रीडिंग एंटेल्स। अब रीड करना कितना है, अराउंड 1 या 2 आर्टिकल्स डेली रीड कर लो। आर्टिकल की लेंथ मतलब लेट्स से 1 पेज, प्रिंट वाला 1 पेज, प्रिंट वाला 1 या 2 पेज का आर्टिकल रीड कर लो। बहुत ज़्यादा काम नहीं दे रही हूँ तुम्हें, सो दैट तुम एटलीस्ट स्टार्ट करो हैबिट। एक बार इंटरेस्ट बन गया फिर 10-10 पेज पढ़ो डेली जाए, बट स्टार्ट, ठीक है। सो डेली प्रैक्टिस में क्या है, 1 या 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं ऑफ 1 और 2 प्रिंटेड पेजेस, है ना, 1-2 प्रिंट वाले पेज। और अगर आप आरसी सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। अब आरसी बच्चे सोचते हैं कि हमें कैट लेवल के ही शुरू कर देने सीधा, ठीक है, अराउंड 2 या 3 आरसी करो डेली। ऐसा नहीं है, सीधा कैट के आरसी मत उठाओ। व्हाट यू कैन डू इज थोड़े इजी लेवल आरसी भी उठा सकते हो। तुमने बीबीसी कॉम्पैक्टा पढ़ी होगी, आई थिंक सबके पास पढ़ी होगी बीबीसी कॉम्पैक्टा, है ना, याद है वो स्पाइरल वाली, ठीक है, सबकी खाली पड़ी होगी वो, आई एम श्योर तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा, मैंने खुद भी नहीं किया था ज़्यादा सॉल्व वो, ठीक है, बट पिक दैट अप, क्योंकि वो इजी लेवल आरसी हैं, स्कूल के लेवल के आरसी हैं। देखो जो स्किल्स होते हैं ना आरसी के, वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तुम्हें एक बार रीडिंग का आर्ट आ गया ना, और क्वेश्चन कहाँ से ढूंढने, कैसे सॉल्व कर, तुम्हारा माइंड उस तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, एंड देन यू विल बी रियली रिलीव्ड कि कैसे जल्दी से आरसी निकल रहे हैं। वो ट्रांजिशन इतना स्मूथ और इतना ज़बरदस्त फास्ट हो जाएगा कि यू विल बी सरप्राइज कि हम अभी तो कॉम्पैक्टा कर, जब हम कैट वाले आरसी भी कर पा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट विद, ये इजी लेवल बता रही हूँ मैं जिनको बिगिनर्स हैं, स्टार्ट विद दीज आरसीज, ठीक है। अपने लेवल के हिसाब से आरसी उठाओ, जो तुम्हें कॉम्प्रिहेंड करने में ठीक लग रहा है पैसेज, ठीक है, पिक दैट अप।
ओके। और जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम क्वेश्चन पहले पढ़ें या आरसी पहले पढ़ें, वो सब क्लास में मैं टैकल करूंगी कि कैसे तुमने वो सब करना है, राइट। सो ये आपका डेली का प्रैक्टिस है, ठीक है। सो अगर इतना आपने कर लिया ना, तो आपको वर्बल एबिलिटी में कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। यू विल डेफिनेटली सी ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट इन वर्बल एबिलिटी, अगर ये छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स आपने ले लिए आज से, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, कुछ हेल्प मिली होगी। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स, हैव एनी डाउट्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, फील फ्री टू रीच आउट और वी विल हेल्प यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलो बाय।